नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज के इस वीडियो में हम वैद्युत चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं कि जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल तैयार करके जाना है। जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा पहला पूछा है, वैद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। अर्थात वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और एम्पियर की परिभाषा आपको बताना है। तो एम्पियर की परिभाषा में क्या लिखना है आपको? लिखना है यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है। बस सिंपली सी आपको इतना बताना है। सिंपल से एक परिपथ लेना है और एक परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश अगर प्रवाहित होगा तो उस परिपथ में धारा का मान 1 एम्पियर हो जाएगा। तो यही परिभाषा आपको जो है एक वैद्युत धारा के मात्रक का जो है लिख देना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका पूछा है ओम के नियम की, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम के नियम की व्याख्या कीजिए तथा प्रतिरोध का मात्रक भी बताइए। तो यहाँ पर ओम का नियम आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। उसके बाद लिखने के बाद इसका एक फार्मूला आएगा जिसको आप डेरिवेशन करना है, मतलब उस फार्मूले को निकालना है इस परिभाषा के अकॉर्डिंग। उसके बाद उसमें जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक आपको बताना है। तो ओम का नियम क्या होता है? ओम के नियम अनुसार जब किसी चालक की भौतिक अवस्था मतलब जैसे ताप दाब आदि अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जो चालक में विभवांतर उत्पन्न होता है उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात भी प्रोपोर्शनल आई, और प्रोपोर्शनल को जब हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आर आएगा जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। जहाँ आर जो है एक प्रतिरोध है, प्रतिरोध है। अब अगर आप इसका मात्रक निकालना चाहते हैं तो इसका मात्रक जो है आप इस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर आर में आई गुणा कर उधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा। तो आर इज इक्वल्स आपका अपना हो जाएगा भी अपान आई। अब यहाँ से आप इसका अगर मात्रक निकालना चाहते हैं तो मात्रक निकल जाएगा। आर का मात्रक, और आर क्या है? प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? यहाँ से तो एक मात्रक आपका इस तरीके से निकलेगा। एक हो जाएगा वोल्ट वोल्ट विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो वोल्ट एम्पियर जो है इसका एक मात्रक हो जाएगा, और दूसरा मात्रक जो हो जाएगा प्रतिरोध का मात्रक, इसका मात्रक दूसरा मात्रक हो जाएगा ओम। तो अन्य मात्रक हो जाएगा और प्रतिरोध का मात्रक ओम भी होता है। तो आप यहाँ से दोनों मात्रक याद रखिएगा। जिस तरीके से पूछेगा आपको क्वेश्चन में उसी तरीके से बताना है। अगर ओम पूछता है 4 विकल्प में दिया है तो 4 ऑप्शन में ओम भी लिखा है तो आपको ओम पर टिक कर देना है। उसके बाद वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है, अगर इस तरीके से तो आप इस पर टिक कर देंगे। तो आई होप कि ओम का नियम आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद प्रतिरोध का मात्रक भी आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद इस चैप्टर के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है जो आपको ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन जो है आने की चांसेस हैं, तो बन सकते हैं। तो मैं वो क्वेश्चन भी आपको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर अगर पहले की बात करें तो पहला है आपका वैद्युत आवेश का मात्रक होता है। तो वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ध्यान में रखना है, एक एक मात्रक को आप याद करते चलिए, सुनते रहिए और याद करते रहिए, दिमाग में बैठाते रहिए। तो वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। उसके बाद इसी प्रकार से अगला प्रश्न पूछा है एम्पेयर सेकंड मात्रक होता है। तो एम्पेयर सेकंड किस राशि का मात्रक है? तो एम्पेयर सेकंड जो है आवेश का मात्रक होता है। ध्यान में रखना है, एम्पेयर सेकंड आवेश का मात्रक होता है। आवेश का मात्रक कूलाम भी होता है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ये अब एम्पेयर सेकंड किससे निकला है ये भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर डिस्क्राइब करके। देखिए, जैसे आपको सूत्र पता होगा, आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। अब आप इसके अकॉर्डिंग जब आप मात्रक निकालेंगे तो यहाँ पर आपका जो मात्रक होगा, धारा का मात्रक एम्पेयर हो जाएगा, उसके बाद समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा। तो एम्पेयर इंटू सेकंड जो है किसका मात्रक आ गया? आवेश का मात्रक। तो यहाँ पर आपको विकल्प में अगर पूछता है तो आपको टिक करना। और वैसे बहुविकल्पीय प्रश्न है ये फ्रेंड्स, ध्यान में रखना है। मैंने डायरेक्ट केवल आंसर लिख रखा है इसका। उसके बाद एक अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है एक प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश की मात्रा होती है। तो एक प्रोटॉन पर कितना वैद्युत आवेश होता है ये चीज आपको बताना है। तो एक प्रोटॉन पर जो आवेश की मात्रा होती है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो ध्यान में रखना है आपको, ये जो है आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर या प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वैद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है, किसी वैद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मात्रक है।
तो बहने वाली धारा का मात्रक एम्पियर होता है, अर्थात धारा का मात्रक एम्पियर होता है। सिंपली से आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है। और ये सभी क्वेश्चन बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, आपको सभी में से कुछ ना कुछ, चाहे एक ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल सकता है, तो आप सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा, जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो धारा का प्रवाह होता है। तो ध्यान में रखना है, चालक द्वारा जो है, किसी चालक में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन की सहायता से होता है। तो ये कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न थे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ और भी क्वेश्चन है जिससे आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया, ये प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो ध्यान में रखना है विद्यार्थियों, आप सभी को एक एक क्वेश्चन याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है, ओम के नियम का सूत्र है। तो इसे अभी हमने ओम के नियम में इसको डिस्क्राइब करके बताया है। V बराबर आई आर होता है, ओम के नियम का सूत्र होता है V बराबर आई आर, अर्थात विभवांतर इज इक्वल धारा गुणे प्रतिरोध। तो इसे ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा है, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है। तो 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁻³ किलोवाट घंटा होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। ये सभी विकल्प वाले क्वेश्चन हैं, तो आप में को इसमें से सभी क्वेश्चन मिल सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, एक अश्व शक्ति के बराबर होता है। तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। ये क्वेश्चन विकल्प में आपसे पूछा जा सकता है कि एक अश्व शक्ति का मान कितना होता है। एक अश्व शक्ति के बराबर जो है 746 वाट होता है। तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है विद्यार्थियों। इस क्वेश्चन को काफी बार पूछा भी गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे जो भी मैंने क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, सभी क्वेश्चन काफी मोस्टली इंपॉर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आपको बताना है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार, सॉरी फ्रेंड, दाएं हाथ के नियमानुसार क्या होता है, पहले आप ध्यान दीजिए। इसमें एक फिगर बनाया गया है, तो इस फिगर पे पहले आप विशेष ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या होता है, ये आपका बायां हाथ है। जैसे आप जब अपने हाथ को इस प्रकार से फैलाएंगे, इस तरीके से, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है, और वही चीज बना भी है इस तरीके से। तो आपका क्या है, अंगूठा जो है चालक की गति में जाएगा, अर्थात अंगूठा चालक की गति की दिशा को व्यक्त करेगा। और ये अंगुली जो है आपकी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। उसके बाद ये अंगुली जो है आपकी प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। तो आपको बताना क्या है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार जब हम अपनी दाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा चालक की गति की दिशा में हो और ये अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो ये अंगुली प्रेरित धारा की दिशा में होगी। अब आपको यही चीज बताना है, कैसे बताना है, किस तरीके से, आपको एक डिफिनीशन के माध्यम से आपको बताना है। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ की तर्जनी अंगुली, अंगूठा, तर्जनी अंगुली ये अर्थात ये अंगुली, अंगूठा अर्थात ये, माध्यमा का मतलब ये अंगुली। तो ध्यान दीजिए, माध्यमा अंगुली को परस्पर लंबवत रखें। परस्पर मतलब एक दूसरे के लंबवत हों, परस्पर लंबवत रखें। तो यदि अंगूठा चालक की गति की दिशा तथा तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की गति की दिशा को प्रदर्शित करे, तो माध्यमा अंगुली प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। यही जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहलाता है। तो इस तरीके से आपको बनाना होगा फिगर, और उसके बाद नियम को इस तरीके से लिखना होगा। तो सिंपली बात है, आपको कुछ भी रटना नहीं है, आपको विशेष फिगर के माध्यम से आप बना कर लिख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करके जाना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। तो फैराडे ने अपने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में 2 नियम दिया था। पहला नियम क्या था, प्रथम नियम, आइए इसको मैं बताता हूँ। तो प्रथम नियम इन्होंने ये बताया था फ्रेंड्स, कि जब किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध, वैद्युत परिपथ का मतलब वैद्युत परिपथ से जुड़े जो है चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो परिपथ में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, फैराडे का प्रथम नियम क्या था, जब किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध, मतलब वैद्युत परिपथ से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन का मतलब या तो कमी या तो वृद्धि की जाती है, तो परिपथ में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और जिसका परिमाण जो है, जिसका मान जो है चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन, अर्थात उसकी परिवर्तन माने कमी दर के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। मतलब इसको आपको लिखना किस तरीके से है, अर्थात यदि समय अंतराल dt में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई v हो,
तो कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल E इज इक्वल्स होगा माइनस डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी, मतलब डी फाई अपान डी टी भी लिख सकते हैं इसे आप, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर जो है यहाँ पर अगर यहाँ पर इसमें n जो चुंबकीय फ्लक्स में n फेरे हों, कुंडली में n फेरे हों, तो यहाँ पर n से गुणा भी कर देंगे, तो इसे आप लिख सकते हैं E इज इक्वल माइनस एन डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी, अर्थात फाई कहीं कहीं फाई भी लिखा होता है, बी नहीं लिखा होता है, तो इससे आप कोई दिक्कत नहीं, बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र समझना है। तो इस तरीके से आपका इसका एक फार्मूला निकल जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस फार्मूले पे कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है, तो इस फार्मूले को ध्यान में रखना है, इस पे क्वेश्चन लगाने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है डेल्टा फाई का मान दिया रहेगा, एन का मान दिया रहेगा और डेल्टा टी का मान दिया रहेगा, तो वैद्युत वाहक बल का मान निकल जाएगा। तो ये था आपका फैराडे का जो है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में प्रथम नियम। उसके बाद इनका द्वितीय नियम क्या था, आइए उस पर भी डिस्कस कर। तो द्वितीय नियम आपको कुछ इस प्रकार से बताना है। द्वितीय नियम को लेंज का नियम भी कहते हैं, फैराडे के द्वितीय नियम को लेंज का नियम भी कहते हैं। तो लेंज ने अपने नियम में क्या बताया था फ्रेंड्स, कि क्या होता है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा जो होती है, ये सदैव उस कारक का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होती है, यही लेंज का नियम कहलाता है। अब इसको आपको लिखना किस तरीके से, तो आपको बताना है प्रेरण प्रेरण की सभी अवस्थाओं में प्रेरित वैद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह सदैव यहाँ पर सदैव बढ़ा लीजिएगा, वह सदैव उस कारक का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है, यही लेंज का नियम है। तो फैराडे का द्वितीय नियम या लेंज का नियम आपको यही बताना है। अगर लेंज के नियम से पूछता है तो आपको इस तरीके से लिखना है, यही चीज जो मैंने आपको बताया है। तो आई होप कि आपको लेंज का नियम समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।